Hello everyone, welcome to Wow IS. Now we shall see a daily current affairs module for 29th of June. So here is your content list for today. ज़्यादा कंटेंट नहीं है आज के लिए हमारे पास. तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स डे एंड पीसी महालनोबिस. तो पीसी महालनोबिस इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स. ओके, इन्हीं ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की फाउंडेशन रखी थी एंड ही वॉज ऑल्सो वन अमंग द members of first planning commission of India. So that we'll see. Now our second topic is last glacial maximum. So last glacial maximum हुआ था कुछ सालों पहले, मतलब काफ़ी सालों पहले. So last glacial maximum के टाइम पे ग्लेशिएशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था. ओके, ग्लेशिएशन was enhanced and जो आइस शीट्स थी उनने पूरे कवर कर रखा था ओशन को. इसकी वजह से कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे कि वाटर लेवल, अब आइस लेवल बढ़ गया है तो वाटर लेवल ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि पानी से ही आइस बनती है. दोनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, या तो पानी रहेगा या आइस रहेगी. तो आइस थी तो वाटर लेवल कम हो गया था और हैवी ड्रॉट हमने देखी थी. तो बेसिकली हमने यहीं डिस्कशन कर लिया. नाउ तीसरा जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यू रूल्स टू रेगुलेट एक्जॉटिक एनिमल्स ट्रेड. तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये हमारे यहाँ रेगुलेट करता है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को. ओके, नाउ वो देखेंगे हमने कि कुछ रूल्स को अमेंड किया है टू रेगुलेट द एक्जॉटिक एनिमल्स ट्रेड. वो रूल्स हम पढ़ेंगे. तो लेट्स बिगिन फॉर टुडे. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स डे एंड पीसी महालनोबिस. तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 29th ऑफ जून. कल के टाइम पे इसको बनाया गया था. एंड इट पॉपुलराइजेज द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एवरीडे लाइफ. और स्टैटिस्टिक्स के क्या हेल्प होती है पॉलिसी फ्रेमिंग में, क्या क्या यूजेस होते हैं पॉलिसी फ्रेमिंग में. ओके, सो प्रशांत चंद्र महालनोबिस ही वॉज बोर्न ऑन 29 जून, क्योंकि इन्हीं की याद में मनाया जाता है स्टैटिस्टिक्स डे. ओके, ही वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन. ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर महालनोबिस डिस्टेंस, जो कि एक स्टैटिस्टिकल मैटर था, महालनोबिस डिस्टेंस, एंड ऑल्सो एंथ्रोपोमेट्री. Okay, now what is anthropometry? So it is the science of obtaining systematic measurements of the human body. Systematic measurements आप human body के लेते हैं, उसको anthropometry बोलते हैं. He also founded the Indian Statistical Institute. पहली प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे. आपने जो 5 ईयर प्लान सुने होंगे उसमें भी महालनोबिस प्लान जो सेकंड था, आई गेस second 5-year plan was also known as Mahalanobis plan. Okay, or he founded the Indian Statistical Institute. Now for his contributions he is considered as the father of modern statistics in India. Father of modern statistics in India. तो यही था पूरा टॉपिक हमारा. ओके, नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड. अगला टॉपिक है हमारा लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम हुआ था 26,500 ईयर्स से 20,000 ईयर्स पहले, जहाँ पे आइस शीट्स काफ़ी मात्रा में बढ़ गई थी. हमारे ओशंस में आइस शीट्स बढ़ गई थी, वाटर लेवल कम हो गया था और इसकी वजह से ड्रॉट काफ़ी एरियाज़ में देखा गया एंड डेजर्टिफिकेशन हो गया था काफ़ी सारे एरियाज़ का. ओके, प्रेसिपिटेशन कम हो गया, डेजर्टिफिकेशन हुआ. तो ये सारे कुछ आउटकम्स थे ग्लेशियल मैक्सिमम के. आप टर्म से ही समझ सकते हैं ग्लेशियल मैक्सिमम मतलब जो ग्लेशियल पीरियड था वो काफ़ी अपने चरम सीमा पे था, ग्लेशियल मैक्सिमम. ओके, नाउ रिसर्चर्स एनालाइज सिमुलेशंस ऑफ दिस पास्ट क्लाइमेट and predicted that the ongoing climate change could reawaken an ancient climate pattern of the Indian Ocean region. मतलब ये फिर आ सकता है. कुछ रिसर्चेज ऐसी हुई हैं जिसमें पता लगा है कि ग्लेशियल मैक्सिमम फिर से आ सकता है. अभी कितना सही है वो तो भगवान ही जाने, क्योंकि अभी जैसे हालात चल रहे हैं उससे तो लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ भी होने वाला है. ओके, सो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम जब था तो इसने मच ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्दर्न यूरोप, एशिया, इनको बहुत इम्पेक्ट किया गया था. जैसे कि मैंने आपको बताया, डेजर्टिफिकेशन हुआ था एंड लार्ज ड्रॉप इन सी लेवल्स. फिर 20,000 साल पहले के बाद 20,000 साल पहले डी ग्लेशिएशन हुआ और डी ग्लेशिएशन के बाद देयर वाज एब्रप्ट राइज इन सी लेवल्स, क्योंकि डी ग्लेशिएशन बर्फ़ पिघली तो बर्फ़ पिघलने से सी लेवल राइज काफ़ी ज़्यादा हुआ. नाउ ये अब रिसर्च कैसे कंडक्ट की गई है, तो इट इज़ बाय स्टडिंग माइक्रोस्कोपिक जू प्लैंक्टन कॉल्ड फोरामिनीफेरा. ये आपको याद रखना है, फोरामिनीफेरा. तो इट इज़ माइक्रोस्कोपिक जू प्लैंक्टन.
ये कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स बनाते हैं। ओके, अब काफ़ी सारी इंडिविजुअल शेल्स को इकट्ठा करके पास्ट क्लाइमेट को हमने स्टडी किया शेल्स के थ्रू। काफ़ी सारी शेल्स को इकट्ठा किया और उन्होंने बताया कि पहले क्लाइमेट कैसा था। ओके, so the team measured multiple individual shells of foraminifera from ocean sediments cores and was able to reconstruct the sea surface temperature conditions of the past. Past में कैसा climate था वो बताया इनकी shells ने। Now जो स्टडी ये कहती है कि जो इंडियन ओशन रीजन है दैट कैन हार्बर मच लार्जर क्लाइमेट वेरिएबिलिटी देन, अभी तक जो इतनी भी ऑब्जर्व की गई है उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट वेरिएबिलिटी हमारे इंडियन ओशन रीजन में हो सकती है। ओके, नाउ व्हाट आर द लेसन्स। सो हमारे पास्ट का जो कूलर पीरियड था उससे काफ़ी सारे लेसन सीखने के लिए हैं। सबसे पहला तो ये है कि भैया इंडियन ओशन डाइपोल और एल नीनो जो सदर्न ऑसिलेशन होता है एनसो, इनकी वजह से काफ़ी सारे मानसून हमारा ऑलरेडी वेरिएबल है, मानसून वेरिएबिलिटी। अब एक थ्योरी है इक्वेटोरियल मोड की, जब ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा मानसून वेरिएबिलिटी जिस एनसो एंड इंडियन ओशन डाइपोल, इसके ऊपर अगर इक्वेटोरियल मोड को भी आप इम्पोज करेंगे। इक्वेटोरियल मोड एक्चुअली एनसो होता है पैसिफिक ओशन में, एंड इक्वेटोरियल मोड जो है दैट हैपन्स ओवर अटलांटिक ओशन। अब वो अटलांटिक ओशन का पानी ठंडा होता है, गर्म होता है, जैसे कि एनसो में आपने देखा होगा पैसिफिक ओशन का पानी कभी गर्म होता है कभी ठंडा होता है, तो ऐसा ही इक्वेटोरियल मोड में अटलांटिक ओशन में ये चेंजेस आते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा डिटेल हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जो इक्वेटोरियल मोड है उसको अटलांटिक इक्वेटोरियल मोड भी बोलते हैं। तो दिस चेंज हैपन्स ओवर द अटलांटिक ओशन। तो इसकी वजह से जो रेनफॉल प्रेडिक्शन है वो और वेरी करेगी, काफ़ी हमारी एक्यूरेसी भी कम हो सकती है, मोर फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स आ सकते हैं ईस्ट अफ्रीका में एंड सदर्न इंडिया में, एंड इट कैन इंक्रीज़ रेनफॉल ओवर इंडोनेशिया के ऊपर ज़्यादा पानी गिर सकता है और ईस्ट अफ्रीका और हमारे यहाँ ड्रॉट की कंडीशंस और इन्हेंस हो जाएंगी। तो ये इस स्टडी से पता लगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यू रूल्स टू रेगुलेट एक्जॉटिक एनिमल्स ट्रेड। अब हमने कल एक रिपोर्ट पढ़ी थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अबाउट द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ओके, अगर आपको याद हो तो, अगर आपने कल का करंट अफेयर्स मॉड्यूल नहीं देखा है तो प्लीज़ रेफर टू इट, अदरवाइज़ आपको याद होगा। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पे हमने कल एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें बोला गया था कि $23 बिलियन $23 बिलियन का ट्रेड होता है इलीगल वाइल्ड लाइफ में। ओके, सो इसी के ऊपर एक गाइडलाइन जारी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसने न्यू रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस की हैं to regulate the import and export of exotic wildlife species. Okay, now Wildlife Crime Control Bureau, जैसा कि we have already discussed, is an organization that is tasked with monitoring illegal trade. Okay, अब जो सबसे गौर करने वाली बात यह है कि एडवाइज़री में जो एक्जॉटिक लाइफ स्पीशीज़ हैं उसके अंदर आते हैं साइट्स के अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3 में जितने भी एनिमल्स हैं वो एक्जॉटिक लाइफ स्पीशीज़ में आते हैं। लेकिन वहीं पे आपको एक और चीज़ गौर करनी है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जितने भी स्पीशीज़ आते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इट डजेंट इंक्लूड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इट ओनली इंक्लूड्स द अपेंडिसेस 1, 2 एंड 3 ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज दैट इज साइट्स। ओके, तो ये एडवाइजरी की ये पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, बाकी तो सब आप लिख लेंगे, बाकी सब जनरलिस्टिक है, बट दिस इज़ वेरी टेक्निकल एंड दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक। नाउ व्हाट आर द न्यू रूल्स। तो अभी तक जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये ओवरसी करते थे सच ट्रेड को। ओके, नाउ अभी तक अब स्टेट के जो चीफ वार्डन हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये भी इसको ओवरसी करेंगे। जो ओनर्स और पोजेसर्स हैं उनको अपना एक रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जो इतना भी स्टॉक है उनके पास एक्जॉटिक लाइव स्पीशीज़ का, वो इनको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ देयर स्टेट्स इनको बताना पड़ेगा। और ऑफिशियल से एक इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे। ओके, एक लिस्ट मेंटेन करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन सी लोकेशन पे कौन कौन से स्पीशीज़ हैं, जिससे इंस्पेक्शन हो सकता है। कभी भी ऑफिशियल्स आपके घर पे आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि आप उनको सही ह्यूमेन कंडीशंस में रख रहे हैं या ट्रीटमेंट सही नहीं दे रहे हैं। ऑल्सो जो स्टॉकिस्ट हैं दैट विल हैव नाउ 6 मंथ्स टू डिक्लेयर देयर स्टॉक, केवल 6 मंथ्स रहेंगे उनके पास। उतने टाइम में उनको अपना स्टॉक को डिक्लेयर करना पड़ेगा टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ देयर स्टेट्स। तो एक और यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि अभी तक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ये ओवरसी कर रहे थे, अब इनके अलावा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट्स
ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स ये भी ओवरसी करेंगे इस ट्रेड को. नाउ व्हाट वाज द नीड फॉर सच अ मूव? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि FATF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यूज़ अप टू 23 बिलियन इतना एक साल में इतना जनरेट होता है. और FATF रिपोर्ट ने ये भी बोला था कि लेजिस्लेटिव मैकेनिज़म्स आपको अपने टाइट करने पड़ेंगे, स्ट्रिंजेंट लेजिस्लेटिव मैकेनिज़म्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आप वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोक सकते हैं. तो आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स मॉड्यूल होता है यहीं पे ख़त्म. आई होप यू लाइक्ड इट. इसकी PDF एज ऑलवेज हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर टेलीग्राम चैनल. वहाँ पे और भी काफ़ी रेलेवेंट मटेरियल है UPSC प्रिपरेशन के लिए. बस गो थ्रू इट वंस. ओके, नाउ विल मीट टुमारो. थैंक यू.